सुप्रभात। हम देख रहे थे एकांकी संचय का चौथा पाठ, चौथी एकांकी सूखी डाली। इसमें हमने 2 दृश्य तक पहुंच चुके हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 भी हमारा हो गया। आज हम पार्ट 3 लेंगे। दूसरे दृश्य में क्या क्या होता है वह आज हम देखेंगे। उसके पहले मैं थोड़ा सा पहले दृश्य का और दूसरे दृश्य का रिवाइज रिविजन लेते हैं हम। पहले दृश्य में हमने देखा कि बेला, इंदु, बड़ी भाभी, मंजली भाभी, बड़ी बहू, बड़ी भाभी, इन लोग के सबके बीच में संवाद या वार्तालाप बताया गया है। और इंदु हमेशा बेला की शिकायत करती है कि वे अपने मायके के सामने किसी को कुछ समझती नहीं है। वे सब अपनी मायके की तारीफ करती है और उसने रजवा को काम से निकाल दिया, जो हमारे यहाँ 10 साल से काम कर रही है। ये सब बातें बड़ी बहू को आकर, बड़ी भाभी को आकर, अपनी माँ से आकर वो कहती है। और तो उसे भी समझाया जाता है कि बड़ी बहू जब वो कपड़े नहीं धोती है दादाजी के, तो कहती है कि तुम धो लो, मैं उसे समझा दूंगी। और दूसरा मंजली भाभी भी उसकी हंसी उड़ाती है, कहती है हंसते हंसते सबसे यह कहती है कि परेश ने बेला को बहुत सर पे चढ़ा रखा है और वह उसके आगे अपनी बोलती ही बंद कर देते हैं, कुछ भी बोलते नहीं है। और बेला ने जो पुराना फर्नीचर था वह अपने कमरे से बाहर निकाल दिया है। ये सब बातें पहले वार्तालाप में, पहले दृश्य में सबके वार्तालाप के बीच हमें देखने मिलती है। फिर दूसरा दृश्य जब आता है, दूसरे दृश्य में सब वह इंदु और बेला के बारे में, सबके बारे में शिकायत कर रही होती है। दूसरे दृश्य में ऐसा आता है कि दादाजी का मंझला लड़का करमचंद वो दादाजी के पैर दबा रहा होता है और यह भी उनसे कहता है। और उसी वक्त बच्चे बरगद की पेड़ की डाली टूटी रहती है, तो वो टूटी हुई डाली को जमीन में लगाते हैं मल्लू, हर्षी और जगदीश, और उसे पानी भी देते हैं। तब वो नल की आवाज़ की वजह से करमचंद उनके ऊपर गुस्सा होता है, तो दादाजी उससे रोकते हैं कि बच्चों को मत डांटिए। और इस प्रकार से वह ये भी करमचंद से कहते हैं कि पेड़ से टूटी हुई डाली चाहे कितने भी उसे पानी दो, लाख पानी दो, पर पहले जैसे उसमें सरसता नहीं आएगी। तब करमचंद उन्हें बताता है कि शायद यह एक डाली अभी बरगद के पेड़ की टूटने वाली है, इसका मतलब कि परेश इस घर से अलग होने वाला है। यह वो दादाजी को बताते हैं। दादाजी अपने परिवार को एक बरगद के पेड़ की तरह मानते हैं, तो उन्हें यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो कहते हैं कि मुझे पहले क्यों नहीं बताया, कुछ बात होती तो कहते हैं कि ये तो छोटी बहू जो बेला है उसके थोड़ा अंदर दर्द की भावना ज़्यादा है, अहंकार है। मैंने जो मलमल के कपड़े लाए थे वे भी उसे पसंद नहीं आए, शायद ऐसा वह कहते हैं। वह उतना कहकर वहाँ से चले जाते हैं। तब वहाँ से वो जाने के बाद परेश वहाँ पर आता है। परेश को वो पूछते हैं कि मैंने जो काम कहा था वो पूरा हो गया क्या, बहू ने किया क्या? तो वो लज्जित हो जाता है, बोलता कोई बात नहीं, वो बाद में भी हो जाएगा, कहो तुम कैसे आए। तब वो कहता है कि दादाजी जो बाग वाला मकान है वहाँ मैं रहना चाहता हूँ अपनी पत्नी के संग, बेला के संग। और वो कहता है कि ऐसा क्यों? तो वो कहता है कि बेला की सबसे शिकायत यह है कि परिवार में उसका कोई भी आदर नहीं करता है, उसे सम्मान नहीं देता है, सब उसे ताने देते हैं, व्यंग करते हैं, और उसका मन यहाँ पर नहीं लगता। उसे ऐसा लगता है कि वह पराई के बीच आ गई है। इस प्रकार से उसने कहा कि बेटा ये सब बातें मुझे पहले क्यों नहीं कही। दादाजी उसे कहते हैं कि कोई भी घाव यदि थोड़ी सी खरोच है उसे जल्दी से ठीक किया जाए, इलाज किया जाए तो वो जल्दी ठीक हो जाता है, परंतु यदि वो घाव बढ़ता गया तो वो नासुर बन जाता है, लाइलाज हो जाता है। इस प्रकार से वह परेश से भी कहते हैं और कहते हैं कि तुम जाओ बेटा, चिंता मत करो, घर से अलग होना यह तो किसी भी बात का हल हो सकता है, परंतु मेरे जीते जी यह संभव नहीं है। इसीलिए वे क्या करते हैं कि रजवा के हाथों सभी को वहां पर बुलाते हैं सिवाय बेला के, और कहते हैं कि सबको मेरे कमरे में बुला लाओ और मुझे सबसे बात करनी है इस विषय पर। तो सिर्फ बेला नहीं वहाँ आती है और बाकी सारे परिवार के लोग दादाजी जहाँ बैठे रहते उस कमरे में वहाँ पर आते हैं। तब वह सबसे कहते हैं कि छोटी बहू हमसे
भलाई से उम्र में छोटी है परंतु बुद्धि में हमसे कई ज़्यादा बड़ी है और हमें उसका आदर करना चाहिए, उसकी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। मेरी यह इच्छा है कि उसे यहाँ भी वही आदर सत्कार मिले जैसा उसे अपने घर अपने मायके में मिलता था। उससे परामर्श ले। मैं यदि प्रसन्न होगा यदि आप सब उसके संग अच्छा बर्ताव करेंगे। उसे अनुभव ही न होने पाए कि वह ससुराल में है, किसी दूसरे वातावरण में है। फिर वह यह भी समझाते हैं सभी को कि देखिए हमारा 55 पेज नंबर 55 पे हमारा चल रहा था। फिर वह समझाते सबको कि बेटा यह कुटुंब एक महान वृक्ष है, हम सब इसकी डालियां है, डालियों से ही पेड़ है और पेड़ है और डालियां छोटी हो चाहे बड़ी सब उसकी छाया को बढ़ाती है। मैं नहीं चाहता कोई डाली इससे टूटकर पृथक हो जाए। तुम सदैव मेरा कहा मानते रहे हो, बस यही बात मैं कहना चाहता हूँ। यदि मैंने सुन लिया किसी ने छोटी बहू का निरादर किया, उसकी हंसी उड़ाई है या उसका समय नष्ट किया है तो इस घर से मेरा नाता सदा के लिए टूट जाएगा। अब तुम सब जा सकते हो। इस तरह से वो सबको समझाते हुए भी कहते हैं कि हमारा घर जो है, हमारा परिवार है, बरगद की डालियों के बरगद के पेड़ की तरह है। उसकी सभी डालियां सही रहना चाहिए क्योंकि डालियों से ही पेड़ दिखता है और उसकी छाया को बढ़ाता है। वो नहीं चाहते कि कोई डाली उससे टूटकर अलग हो जाए। और वो कहते हैं कि आज तक सबने मेरा कहा माना है और मैं चाहता हूँ कि अब भी इसके आगे भी आप सब मेरा कहना मानोगे। मुझे यदि पता चला, वह सबको हिदायत भी देते, यदि मुझे पता चला कि बेला के संग किसी ने अच्छा व्यवहार नहीं किया, अच्छा बर्ताव नहीं किया तो मेरा इस घर से सदैव के लिए नाता टूट जाएगा। ये सब बातें वह सबसे कहते हैं। फिर सब वहाँ से सबको वह जाने के लिए कहते हैं। सब वहाँ से उठकर खड़े होते हैं जाने के लिए और अंत में वह इंदू और मंजरी बहू को रुकाते हैं। अब उन्हें उनसे वो क्या कहते हैं, कहते फिर उनका गुड़गुड़ाते सब धीरे धीरे जाने लगते हैं। इंदु बेटा और मंजरी बहू तुम जरा बैठो। दोनों के अतिरिक्त शेष शब्द चले जाते हैं। मंजरी बहू तुम अपनी हंसी को उन लोगों तक ही सीमित रखो बेटा जो उसे सहन कर सकते हैं। बाहर के लोगों पर घर में बैठकर हंसा जा सकता है किंतु घर के लोगों को तब तक हंसी का निशाना नहीं बनाना चाहिए जब तक वे पूर्णतया घर का अंग न बन जाए। और इंदु बेटा तेरी छोटी भाभी बड़ी बुद्धिमती, सुशिक्षित और सुसंस्कृत है। तुझे उसकी हंसी उड़ाने, उससे लड़ने झगड़ने के बदले उसका आदर करना चाहिए, उससे ज्ञानार्जन करना चाहिए। तुम दोनों को मैं इस विषय में विशेषकर सावधान रहने का आदेश देता हूँ। अभी क्या करते हैं वो कि मंजरी खासकर सब परिवार के लोग वे कमरे से बाहर निकलने के बाद खासकर इंदु और मंजरी बहू को वहां पर रुकाते और कहते हैं, दोनों को हिदायत देते, खासकर सावधान रहने के लिए कहते हैं। मंजरी बहू से वो कहते हैं कि बहू तुम्हारी सबकी मजाक उड़ाने की आदत है परंतु तब तक उस सामने वाले की मजाक न उड़ाओ जब तक वह तुम्हें अच्छे से जानना ले। और इंदु से भी वह कहते हैं कि बेटा तुम्हारी जो भाभी है, छोटी भाभी है, वह क्या है, बहुत ही बुद्धिमती है, सुशिक्षित है, सुसंस्कृत है और उससे क्या करना चाहिए, हमें ज्ञानार्जन करना चाहिए। मतलब ज्ञानार्जन हमें अर्थ लिख दिया है, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए हमें उससे, उसकी बुद्धि का हमें उपयोग कर लेना चाहिए। इस प्रकार से दोनों को समझाते हैं। फिर हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं। फिर क्षण भर बाद अब तुम जाओ और देखो फिर मुझे शिकायत का अवसर न मिले। गला भराता है। यही मेरी आकांक्षा है कि सब डालियां साथ साथ फले फूले जीवन की सुखद शीतल वायु के स्पर्श से झूमे और सरसराए। विटप से अलग होने वाली डाली की कल्पना ही मुझे सिहारा देती है। अभी यहाँ पर देखो वो बता रहे, गला भर आता है उनका ये सब बातें करते करते। और वो यह भी कहते हैं कि मेरी यह आकांक्षा है, मेरी यह इच्छा है कि सब डालियां साथ साथ फले फूले जीवन को सुखद बनाए, शीतल वायु के स्पर्श से झूमे और सरसराए। अब विटप यानी क्या, वृक्ष की कोई भी डाली यदि टूट
टूट जाती है, अलग हो जाती है, ये कल्पना ही मुझे सेरा देती है, मुझे रोमांचित कर देती है कल्पना, ऐसे वह कहते हैं। फिर हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं इंदु। हमें क्षमा कीजिए दादाजी, हमारी ओर से आपको कभी शिकायत का अवसर न मिलेगा। दोनों चली जाती है। दादा कुछ देर हुक्का गुड़गुड़ाते हैं, फिर बाहर खेलते हुए बच्चों को आवाज देते हैं। अब इंदु भी यह कहती, क्षमा मांगते हुए कहती है कि हमसे भूल हो गई दादाजी, अब हम इसके बाद ध्यान रखेंगे, हम इसके बाद कोई गलती नहीं होने देंगे। और वहाँ से इंदु और मंजू चले जाते हैं। दोनों वहाँ से चले जाने के बाद दादाजी फिर हुक्का गुड़गुड़ाते हैं और बच्चों को आवाज देते हैं। वहाँ बच्चे खेल रहे होते हैं आंगन में और वहाँ पर उन लोग आवाज देते हैं दादाजी। दादा, भाशी, मल्लू, जगदीश, आओ आज तुम्हें एक कहानी सुनावे, बरगद का पेड़ और उसके बच्चों की। भाशी दरवाजे से जाकर, हम सुन चुके हैं, हम नहीं आते, हर बार वही कहानी। मल्लू, चांद राजा तारा राजा की कहानी सुनाता है, हर बार वही कहानी नकल उतार कर। एक था बरगद का पेड़। दादा हंसते हैं। यही कहानी तो कुटुंब का, समाज का, राष्ट्र का निर्माण करती है। यही तो जीवन को सुदृढ़, विशाल और महान बनाती है। फिर हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं, पर्दा गिरता है। अब यहाँ पर यही कहानी तो है जीवन का सार बताने वाली, समाज का, राष्ट्र का निर्माण करती है। यही तो जीवन को क्या करती है, सुदृढ़ और विशाल बनाती है। यह कहानी जो दादाजी सुनाने वाले थे, परंतु बच्चों को वह कहानी पसंद नहीं आती। वे कहते हैं चांद राजा तारा राजा की कहानी सुनाओ तो हम आए। इस प्रकार से बच्चे उनसे बात करते हैं और दादाजी उन्हें ये बात समझाते हैं। अभी यहाँ पर दूसरा दृश्य खत्म हो जाता है, तीसरा दृश्य शुरू होता है, पर्दा गिरता है दूसरे दृश्य के बाद। और तीसरे दृश्य में स्टेज पर क्या स्टेज पर दिखाया गया वह देखेंगे। आइए अब तीसरा दृश्य देखते हैं। वही बरामदा, दोनों तख्त पूर्वक खिड़कियों के बराबर रखे हुए हैं और दो चारपाइयां वैसे ही दीवार के साथ लगी खड़ी है। हाँ, कुर्सी मध्य में आ गई है। ज्ञात होता है कि इस पर छोटी बहू बेला बैठी धूप सेक रही थी, किंतु पर्दा उठने पर वह आकुलता से बरामदे में घूमती हुई दिखाई देती है। एक हाथ में पुस्तक है, मानो पढ़ते पढ़ते कोई विचार आ जाने से उठकर घूमने लगी हो। अभी वही बरामदा बताया, वही पैसेज बताए, दोनों तख्त पूर्वक खिड़कियों के बराबर रखे हुए हैं। सिर्फ वहाँ पर क्या बदला हुआ दिखाई दिया कि केवल एक कुर्सी जो है, आराम कुर्सी वहाँ आगे हुई आई है। और पता चला, उस माहौल पर से पता चलता है कि वहाँ छोटी बहू बेला जो है कुर्सी पर बैठे बैठे धूप सेक रही थी। और जैसे ही पर्दा उठता है तो बताया जाता है कि कुछ तो भी दुखी है, व्याकुल है, कुछ तो भी सोच रही है। और वहाँ पुस्तक, एक पुस्तक में हाथ में उसके पुस्तक है और वो क्या कर रही है, वहां से इधर उधर टहल रही है, ताकि मानो वह पढ़ते पढ़ते क्या कर रही है, ऐसा लग रहा है कि कुछ विचार कर रही है और विचार आ जाने से उठकर घूमने लगी है। बेला अपने आप से कहती है, मैं किन लोगों में आ गई हूँ, ये कैसे लोग हैं, कुछ भी तो समझ नहीं सकी। आज कुछ कल कुछ, पल में तोला पल में मासा, इनका कुछ भी तो पता नहीं चलता। फिर सोचती हुई धीरे धीरे घूमती है। गर्म होते हैं तो आग बन जाते हैं और नर्म होते हैं तो मोम से भी कोमल दिखाई देते हैं। आज जिस बात को बुरा करते हैं कल उसी की प्रशंसा करते हैं। मैं तो दंग आ गई इन लोगों से। अभी वहाँ पर चलते चलते वहाँ पर वह ये विचार करते। अभी आपने देखा दूसरे दृश्य में सब परिवार वालों को दादाजी ने हिदायत दी थी, तो ये सब तुरंत उनका व्यवहार बदल जाता है बेला के प्रति। वो सब बेला को आदर देने लगते हैं और सभी बेला से प्यार से बातें करते हैं, सभी उसकी बातों को मानते हैं और सब उसका काम भी बांट लेते हैं। अभी देखिए दादाजी ने कहते साथ सब ने उसका काम भी बांट लिया ताकि उसे पढ़ने लिखने में समय मिले। तब यह सब बातों का जब वह परिवर्तन देखती है घर परिवार के लोगों के अंदर, तो तब वह उसके मन में विचार आता है, कैसे लोग हैं, कल कुछ थे और आज कुछ है, पल में तोला पल में मासा, मतलब बहुत इन लोगों में बदलाव आ गया है। पता ही नहीं चलता कि कल क्या थे और आज क्या है। और कभी गर्म होते हैं तो आग बन जाते हैं और नर्म होते हैं तो कैसे होते हैं, मोम की तरह नर्म होते हैं। इस प्रकार से वह मन में उसके विचार आते हैं और कहती है मैं तो तंग आ गई इन लोगों से।
ऐसा कहकर जाकर फिर कुर्सी पर बैठ जाती है और पुस्तक खोल लेती है। अंदर गैलरी से उसकी सास छोटी भाभी आती है। अभी वहां पर जाकर फिर से वो कुर्सी पर बैठ के अंदर से छोटी भाभी और उसकी सास वहां पर आती है। फिर वह भी प्यार से उसे कहती है, छोटी भाभी, तुम ठीक कहती थी बेटी, इस रद्दी सामान से बैठक बैठक नहीं कबाड़ी का गोदाम दिखाई देती थी। सोचती थी कि यह सामान इतने दिनों से इस कमरे में पड़ा है, कुछ ऐसा बुरा भी नहीं, और इस पर इतनी देर से सब बैठते आ रहे हैं। कहीं दादाजी बुरा ना माने, पर अच्छा किया तुमने जो वह सब उठा दिया। मैंने परेश से कह दिया है तुम उसके साथ जाकर अपनी रुचि का सामान खरीदाओ। यह सब मैं रजवा से कहकर सुरेश के कमरे में भिजवा देती हूँ। कई बार निगुड़ी इन्हीं कुर्सियों के लिए वह मुझसे रुक चुका है। अभी वह छोटी भाभी भी यहाँ उसकी बातों में हाँ मिलाती है, उसके समर्थन में। जैसे उसको वो पुराना फर्नीचर अपने कमरे में अच्छा नहीं लगता है तो वो बाहर निकाल देती है। तब वह भाभी कहती है कि अच्छा किया तुमने, मैं भी इतने दिनों से सोच रही थी कि ये फर्नीचर बहुत पुराना हो गया, परंतु सब लोग इस पर बैठते थे, इसीलिए इसे निकाल नहीं पाई थी। परंतु सुरेश मुझसे कह रहा था बार बार कि ये फर्नीचर मुझे दे दो, परंतु मैंने नहीं दिया था। तुमने अच्छा किया बेटे, तुमने ये फर्नीचर निकाल दिया। अब मैं उसका जो मुझसे उठा था फर्नीचर के लिए मैं उसे दे दूंगी और तुम परेश के संग जाकर नया फर्नीचर खरीद लाओ। पर बेला कहती कि आप बैठिए, आप बैठिए माँ जी। वो कहती कि आप बैठिए तो सही। वो खड़े खड़े कहती है उसकी सास, बेला की सास। तो बेला की सास यानी छोटी भाभी उसे कहती है, बस तुम बैठो बेटी, मैं तो यूं ही तुम्हें इधर बैठी देखकर चली आई। अनाज पड़ा है उसे फटकना है, मिर्च पड़ी है उसे उन्हें कूटना है, मक्खन कई दिनों का इकट्ठा हो गया उसका घी बनाना है, बीसों दूसरे काम है और दिन ढल रहा है। मैं सोचती थी तुम मेरी बात को बुरा ना माना हो। वास्तव में बेटी, रजवा मेरे पास आकर फुट फुट कर रो दी। नौकरानी समझदार, विश्वसनीय और आज्ञाकारी है, किंतु जो काम उसने कभी किया ही न हो वह उससे किस प्रकार हो सकता है। अभी वहां पर वह जब बेला की सांस आती है तो वो कुर्सी पर बैठकर पढ़ रही होती है, तो वह बैठने के लिए उन्हें कहती है, परंतु वह नहीं बैठती। कहती है कि मुझे बहुत सारे काम हैं, कि मिर्ची कूटना है, अनाज फटकना है और मक्खन कई दिन से पड़ा है उसका भी घी बनाना है। पर वह कहती है कि मैं तुम्हें इस बात की सिफारिश करने आई थी कि देखो रजवा जो है हमारी पुरानी नौकरानी है और विश्वसनीय है, ईमानदार है और आज्ञाकारी है, किंतु जो काम उसने कभी किया नहीं वो उसे कैसे आ सकता है। तो तुम उसको काम सिखा दो, यदि उसे नहीं आएगा तो फिर मैं उसे और भी समझाऊंगी। इस प्रकार से वह आगे बात करती। देखो फिर भी बेला उठती हुई आप बैठिए, तो अपने सास को कहती बैठने के लिए। छोटी भाभी उसकी सास जो है कंधे पर, उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे बैठाते हुए कहती तुम बैठो 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 बेटी, कष्ट न करो, मैं तुम्हारा अधिक समय नष्ट न करूंगी। मैं तो केवल तुमसे उसकी सिफारिश करने आई थी। भावुक स्त्री है, जल्दी की बात का बुरा मान जाती है। तुम यो करना कि जो ही नया फर्नीचर आ जाए अपने सामने लगवा कर रजवा को एक बार झाड़ना बुहारना सिखा देना, वो फिर गलती नहीं करेगी। न हो तो कभी मुझे बता देना, मैं उसे समझा दूंगी। बेला अपनी सास को बैठने के लिए विनती करती है, तब भी वो नहीं बैठती और उल्टा उसे ही अपनी बहू को ही कहती है कि तुम बैठो बैठो, कष्ट ना करो, मैं तुम्हारा व्यर्थ समय नहीं लूंगी, व्यर्थ समय बर्बाद नहीं करूंगी। बस मैं तो एक छोटी सी बात कहने आई थी तुम्हें कि जब तुम्हारा नया फर्नीचर आ जाएगा तो तुम एक बार अपने सामने रजवा को खड़े रहकर उसे सिखा देना। यदि वह नहीं करेगी तो फिर मुझसे बताना, मैं उसे बोलूंगी। ये छोटी भाभी उसके साथ कहने आई थी। बेला नहीं आप सास, तुम पढ़ी लिखी समझदार हो बेटी, इसलिए तुमसे इतना कह दिया है, यो तुम न चाहो तो कोई दूसरा प्रबंध हो जाएगा, तुम इस बात की तनिक भी चिंता न करना। वो कहती कि नहीं बेटा, तुम बड़ी समझदार हो, इसलिए तुमसे इतना मैंने कह दिया। यदि तुम ये नहीं चाहती रजवा को लगाना तब मैं दूसरी नौकरानी का भी प्रबंध कर दूंगी। चलने को उद्युक्त होती और वहां से चलने लगती। फिर भी बेला पीछे से उसे कहती कि आप बैठिए तो सही। तो सास कहती नहीं तुम अपना पढ़ो, मैं वृथा तुम्हारा समय नष्ट न करूंगी। वृथा यानी क्या? बेकार, बेकार में तुम्हारा समय मैं नष्ट नहीं करूंगी। यहाँ पर मैंने लिखा है वृथा बेकार। अभी वहां पर देखिए कि वहां सास बहू के बीच में ये सब संवाद चलता है और वहां से छोटी भाभी मतलब बेला की सास चली जाती है। बेला पुस्तक बंद करती है, पुस्तक बंद करके लंबी सांस लेते हुए जैसे अपने आप में पुस्तक बंद किया, लंबी सांस ली
लोगों को कुछ भी तो समझ नहीं पाती, ये माँ जी एकदम कैसे बदल गई। अभी परसों मुझे इसी रजवा के लिए डांट रही थी, इनका कुछ भी तो पता नहीं चलता। फिर पढ़ने लगती है। बड़ी बहू और मंजली भाभी बाहर के दरवाजे से प्रवेश करती है। अभी वहाँ जब सास बहू के बीच में ये संवाद आता है तो आज तो कितनी प्यार से बात कर रही है माँ जी, और पता नहीं परसों तो मुझे रजवा के लिए कितना डांट रही थी, पर इन लोगों का तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता। ऐसा सोचकर वहां पर वह बैठ जाती है। फिर उतने में ही बड़ी बहू और मंजली भाभी वहां पर दरवाजे से प्रवेश करते हैं। मंजली भाभी से कहती, क्यों बेटी, अब रजवा कुछ काम सीख गई है या नहीं? बुढ़िया है तो सयानी। अभी यहाँ पर बड़ी मंजली भाभी उसे कहती है कि बोलो बेटी, रजवा कुछ सीखी है नहीं सीखी? बुढ़िया है तो सयानी, ऐसा वो कहती है। बड़ी बहू, आपने इंदु से ठीक ही कहा था, हमें वास्तव में काम की परख नहीं पर सब। अभी बड़ी बहू भी वहाँ कहती है कि हाँ बेला बेटा, तुमने सही कहा था कि हमें वास्तव में काम की परख नहीं। और बेला जैसे ही उन दोनों को देखती है, बड़ी बहू और मंजली भाभी को, तो उन्हें भी कहती है, बैठने के लिए विनती करती है, आइए इधर बैठिए, चारपाई सरका लीजिए। और वो कहती है कि आइए आप बैठिए और चारपाई सरका लीजिए। मंजली भाभी वैसे ही खड़े खड़े, उन लोग बैठते भी हैं वैसे ही खड़े खड़े रहती है। मैंने एक अनुभवी नौकरानी खोज लाने के लिए कह दिया है, जो नए फैशन के बड़े घरों में काम कर चुकी है। वास्तव में बहू, दादाजी पुराने नौकरों के हक में है, दयानतदार होते हैं और विश्वसनीय। हमारे पास पीढ़ी दर पीढ़ी काम करते आ रहे हैं। इस रजवा की सास भी यही करती थी, अब रजवा की बहू भी यही करती है। अब यहाँ पर वो कहती है कि मंजली भाभी वहीं खड़े खड़े को बैठने के लिए जब कहती है बेला उन सबसे, तो वो कहती है कि नहीं, वहीं खड़े खड़े रह के कहती है कि मैंने एक नई नौकरानी को भी कह दिया है कि नए फैशन के घरों में, कई घरों में काम कर चुकी है, जो तुम्हारा भी काम वो कर सकती है। परंतु दादाजी हम मानते हैं कि पुराने नौकर ज्यादा अच्छे होते, दयानतदार होते, ईमानदार होते, सच्चे होते। देखिए दयानतदार है, ईमानदार, सच्चे, सच्चा जो व्यक्ति होता है वह, तो दादाजी का ऐसा मानना है। तो ये रजवा को ही देख लो, पीढ़ी दर पीढ़ी से चलती आ रही है। पहले रजवा की सास काम करती थी, अब रजवा यहाँ करती है और रजवा की बहू भी काम कर रही है। ये सब बातें वह समझाती है। फिर बड़ी बहू कहती है, मैं कहती हूँ बहन जी, आप रजवा की बहू को ही अपने पास क्यों न रख लेती, उसकी उम्र भी कम है और काम भी जल्दी सीख जाएगी। अभी रजवा तो बूढ़ी हो गई है, मैं कहती हूँ कि रजवा की बहू को ही तुम काम में रख लो, वो जल्दी से सीख जाएगी और उम्र में भी कम है। बेला अन्य मनस्वी, नहीं, नए नौकर की आवश्यकता नहीं, रजवा काम सीख जाएगी। पर आप खड़ी क्यों है? वह बोलती कि नहीं नहीं, रजवा काम सीख जाएगी, आप खड़ी क्यों है, बैठिए तो सही। मंजली भाभी, हम तुम्हारा हर्ज न करेगी। बेला और भी चिढ़ जाती है, मेरा कुछ हर्ज नहीं होता। बड़ी बहू, हम आपसे छोटी है, वर्ग में भी और बुद्धि में भी। बड़ी बहू से कहती है हम आपसे छोटी है, वर्ग में भी और बुद्धि में भी। बेला रुआसी आवाज में, आप मुझे क्यों कांटों में घसीटती है, आप मेरे साथ क्यों परायों का सा व्यवहार करती है। अब वो रोने में आ जाती है, इतना सब उसको बोलने लग जाती है, बोलते क्यों मुझसे पराया जैसा आप लोग सब व्यवहार कर रहे हो। उठ खड़ी होती है बड़ी बहू, बैठिए बैठिए। मंजली भाभी आप भी बैठिए। वो फिर से उठ जाती है कुर्सी पर से और सबसे कहती है कि बैठिए तो सही। बेला, मैं चलती हूँ। और वो वहां से बैठने के लिए करके वो रोते हुए चली जाती है। रुलाई को रोककर आंखों पर रुमाल रखे जल्दी जल्दी वहां से वह चली जाती है, जैसे अपने आप से परायों का सा। बाहर से मंजली बहू के कह की आवाज आती है। दूसरे क्षण में और इंदु पारो के कंधे पर झूलती हुई बाहर के दरवाजे से आती है। अभी यहाँ पर मंजली बहू है, वहां पर पारो और इंदु सब साथ में आती है। दूसरे क्षण उस बारात में आते हैं, बड़े हंसी मजाक चलते हैं और वह मंजली बहू जो है पड़ोस वाले किसी का किस्सा सुनाती है और वह सब सुनकर सब लोग मजे ले रहे हैं। अभी इंदु, सच उनकी बातें चल रही। मंजली को हंसी को रोककर, और क्या मैं झूठ कह रही हूँ, अपनी इन दो आंखों से देखा है। मलावी ने सारी की सारी छत फावड़े से खोद डाली और बंसीलाल महाशय मुंह देख रहे हैं, रह गए। अभी वहां पर वह मलावी और बंसीलाल, ये जो उनके पड़ोसी है, उनके बारे में वह बताती है और हंसते हंसते बताती है कि मैंने तो, मलावी ने सारी की सारी छत फावड़े से खोद डाली और बंसीलाल क्या कर रहे हैं, महाशय मुंह देखते रह गए। सब ठहाका मार मार कर हंस पड़ती है। बड़ी बहू, भाई मुझे भी बताना क्या किया मलावी ने, सच। मंजली बहू चारपाई बिछाकर उसमें धस जाती है।
उसकी एक और इंदु और दूसरी और पारो बैठ जाती है। मंजली भाभी कुर्सी पर बैठती है और बड़ी बहू खड़ी रहती है। वो सब वहां पर बरामदे में कोई कुर्सी पर बैठता है, कोई खड़ा होता है, कोई चारपाई में बैठता है। मंजली भाभी कुर्सी को जरा खिसका कर समीप होते हुए बंसीलाल के सामने उखाड़ कर फेंक दी छत मलावी ने। मंजली बहू मैं कहती हूँ मुंह देखते रह गए बंसीलाल महाशय, ताका किए मुटुर मुटुर। अभी वो सब मलावी और बंसीलाल इनके बारे में बता रही है कि ऐसे कैसे बंसीलाल ने छत उखाड़ने दी क्या आपका। तो बोलते कि बंसीलाल तो सिर्फ देखते ही रह गया जैसे ही मलावी ने छत उखाड़ी। सब ठहाके लगाती है। बड़ी बहू अरे कौन सी छत फोड़ डाली यह तो बताओ। मंजली बहू रसोई की और कौन सी, अभी 2 घंटे भी नहीं हुए कि राज मजदूर छत डालकर गए और बंसीलाल कारीगरों और मजदूरों से निपटकर अभी दुकान को गया ही था कि आ गई इधर से मलावी मारो मार करती। जाने किसने उसे जाकर बताया कि तुम्हारे देवर ने अपनी रसोई पर छत डाली। ले ले फावड़ा, बस सारी की सारी छत उसने खोद डाली। बंसीलाल तक पहुंचे तब अंतिम कड़ी भी उखाड़ चुकी थी। तब क्या करते, बस ताका किए मुटर मुटर। बंसीलाल के एक भी नहीं चली थी। अभी यहाँ पर इसके आगे वाला जो पार्ट है हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, आगे का लेसन। ठीक है।